जब लोबो ने जगत प्रसाद को ये बताया कि रिया को उनके ऊपर बहुत ज्यादा शक हो गया है, तो जगत प्रसाद ने इस शंका के समाधान के लिए अपना दिमाग लगाया और अपना मोबाइल देते हुए उसमें से सिद्धार्थ का नंबर निकालने को कहा। लोबो ने सिद्धार्थ का नंबर निकालकर अपने फोन में डायल किया और फिर जगत प्रसाद ने लोबो से सुबह 5 बजे सिद्धार्थ को फोन करके उसके हार्ट अटैक के बारे में बताने को कहा और साथ में ये भी कहा कि वो अपने साथ कोई दवाई लेकर भी आए। जब लोबो ने जगत प्रसाद की ये बात सुनी तो वो थोड़ा असमंजस की स्थिति में बोला, लेकिन सर, अगर रिया मैडम को पता चल गया कि हमने बुलाया है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो सब मैं संभाल लूंगा। तुम बस सिद्धार्थ को यहाँ बुलाने का प्रबंध करो, जगत प्रसाद माथुर ने लोबो से जवाब देते हुए कहा। और हाँ, थोड़ी देर जाकर आराम कर लो। याद रहे, सुबह 5 बजे सिद्धार्थ के पास फोन पहुंच जाना चाहिए। कहते हुए उन्होंने करवट बदली और आंख बंद करके लेट गए थे। लोबो थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर नर्स को ठीक से ध्यान रखने की ताकीद देते हुए वहां से चला गया। सुबह के 5 बजने वाले थे। पूरा प्रीतपुरा गांव पहाड़ों से आने वाली मस्त हवाओं के झोंकों का मजा लेते हुए चैन की नींद सो रहा था। तभी अपने कमरे में सो रहे सिद्धार्थ के फोन की घंटी बजी। फोन की घंटी की आवाज सुनकर सिद्धार्थ की नींद खुल गई और वो उठकर बैठ गया। फिर जब उसने मोबाइल उठाकर देखा तो अपरिचित नंबर था। पहले तो उसने सोचा हटाओ, बाद में बात करेंगे, और फोन साइलेंट करके रख दिया। थोड़ी देर बाद बजने के बाद फोन कट गया। उधर जब सिद्धार्थ ने फोन नहीं उठाया तो लोबो अजीब बशोपेश में पड़ गया। उसे लगा कि ऐसा ना हो कि सिद्धार्थ आराम से फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा के सो रहा हो और उसका और उसके सर जगत प्रसाद के सारे प्लान पे पानी फिर जाए। लेकिन फिर भी उसने दोबारा फोन करने का निर्णय लिया और सिद्धार्थ का नंबर डायल किया। जैसे ही उसने इधर से फोन लगाया कि सिद्धार्थ के फोन की घंटी फिर से बजना स्टार्ट हो गई और अब की बार उसने सोचा कि शायद कोई जरूरी कॉल है, तभी वो इतना फोन कर रहा है। इसलिए उसने फोन उठाकर उबसाई हुई आवाज में पूछा, हेलो, कौन? सिद्धार्थ के फोन उठाने के बाद लोबो के जान में जान आई और उसने सिद्धार्थ के सवाल का जवाब देते हुए कहा, सिद्धार्थ, मैं लोबो बोल रहा हूँ, रिया माथुर के यहाँ से। रिया का नाम सुनते ही सिद्धार्थ की नींद गायब हो गई और उसने लोबो से पूछा, जी लोबो जी, बताएं, इतनी सुबह सुबह? सिद्धार्थ के पूछने पर लोबो ने जगत प्रसाद के हार्ट अटैक वाली वही झूठी कहानी सुना दी जो उसने और जगत प्रसाद ने मिलकर बनाई थी। साथ ही उससे निवेदन करते हुए कहा, सिद्धार्थ जी, आपके पास अगर कोई दवा हो तो उसको लेकर तत्काल यहाँ के लिए निकल पड़े आप। सिद्धार्थ ने उसकी सारी बात सुनी और उसे भरोसा देते हुए बोला, लोबो जी, मैं 8 बजने से पहले वहां आ जाऊंगा। कहते हुए उसने फोन काट दिया। सिद्धार्थ ने देखा कि गुल्लू अभी सो रहा है। जब तक वो निकलने के लिए तैयार होगा तब तक उसे सोने देते हैं, और फिर अपने कमरे से बाहर निकल गया। वहां जाकर उसने निर्मला को आवाज दी। उठने की तैयारी कर रही निर्मला ने तुरंत बाहर निकलकर दरवाजा खोला और सिद्धार्थ से इतनी सुबह आने का कारण पूछा तो सिद्धार्थ ने वही कहानी जो उसे लोबो ने सुनाई थी उनसे कह डाली और कुछ जड़ी बूटियों के नाम बताते हुए उन्हें फटाफट किसी झोली में रखने को कहा और खुद तैयार होने चला गया। जब तक वो तैयार होकर लौटा, निर्मला ने सारी तैयारियां कर रखी थी और गुल्लू भी उठ चुका था। उसने सामान लिया और गुल्लू को साथ लेकर बस स्टैंड की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने उन जड़ी बूटियों की ताकत को बढ़ाने के लिए उसने जादुई बारिश से उन्हें सींच दिया और शहर की बस पकड़कर रिया के बंगले पर आ गया। ऑफिस जाने को तैयार रिया ने जब उसे अमन के साथ बात करते देखा तो एकदम चौंक गई और उसके सेहत से लेकर कई सारे सवाल एक साथ पूछ डाले। साथ ही उसने ये भी पूछा कि वो यहाँ कैसे आ गया। जब तक सिद्धार्थ को जवाब देता, जगत प्रसाद ने बताया कि वो लोबो के कहने पर आया है। जगत प्रसाद को ऐसे एकदम से ठीक देखकर रिया की आंखें खुली की खुली रह गई और उसने उनके इतना जल्दी ठीक होने की वजह पूछी तो उन्होंने सिद्धार्थ का नाम लिया और कहा कि वो सिद्धार्थ की वजह से ठीक हुए हैं। जब रिया ने ये सुना कि लोबो ने उसे बुलाया है तो वो लोबो की तरफ मुखातिब होते हुए बोली, लोबो, तुमने सिद्धार्थ को बुला लिया और मुझे जरा सी जानकारी भी नहीं होने दी। रिया के पूछने पर लोबो उसे फर्जी कहानी सुनाते हुए बोला, मैडम, अचानक से मेरे दिमाग में आया कि शायद सिद्धार्थ जी के पास ऐसे कोई जड़ी बूटी होगी जो कि सर को ठीक कर दे, इसलिए उन्हें यहाँ बुला लिया। वैसे भी मैं ये जानता था कि हो ना हो सिद्धार्थ के पास ऐसी चीजें जरूर होंगी। आखिर उन्होंने ही सर को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया है। कहते हुए उसने सिद्धार्थ की ओर देखा।
लोबो की ये बात सुनकर सिद्धार्थ वैसे ही मुस्कुरा पड़ा जैसे कोई भी आम इंसान अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगता है। सिद्धार्थ को भले ही अपनी ये तारीफ पसंद आई हो, लेकिन रिया को लोबो का ये तरीका जरा भी पसंद नहीं आया। चूंकि मामला जगत प्रसाद के स्वास्थ्य से जुड़ा था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। सभी लगभग 30 सेकंड के लिए खामोश हो गए तो सिद्धार्थ वो खामोशी तोड़ते हुए बोला, मैडम वो मेरा दोस्त बाहर गेट पर है, उसे सिक्योरिटी वालों ने अंदर नहीं आने दिया। वो बाहर अकेला गुमसुम बैठा होगा। अगर आप बोल देती आने को तो बड़ी मेहरबानी होती। सिद्धार्थ की बात सुनकर रिया ने तुरंत पेमा की ओर मुखातिब होते हुए बोली, पेमा जाओ, उसको भी बुला कर लाओ। पेमा इससे पहले कुछ करता तब तक अमन उठकर खड़ा हो गया और जाकर पीछे से रिया के कान में फुसफुसाया, वो कोई इंसान नहीं, लाल पांडा का बच्चा गुल्लू है मैम। अमन की बात सुनते ही रिया का चेहरा थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गया। उसे वो बात याद आ गई जब गुल्लू उसके ऊपर पीछे से कूद पड़ा था, लेकिन फिर उसने बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, ले आओ। पेमा गेट की ओर उसे लेने के लिए चला गया और सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखते हुए हाथ जोड़ लिए। पेमा के जाने के बाद जगत प्रसाद माथुर वहां से उठे और रिया की ओर देखते हुए बोले, बेटा मैं आराम करने जा रहा हूँ, और हाँ तुम बिना लोबो को साथ लिए कहीं मत जाना। और फिर लोबो की ओर देखते हुए बोले, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो और सिद्धार्थ के लिए गेस्ट रूम वाला कमरा खुलवा दो, वो वहीं आराम करेगा। लोबो ने हामी में सिर हिलाया और जगत प्रसाद उसके कंधे का सहारा लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गए। एक तरफ जगत प्रसाद अपने कमरे की ओर जा रहे थे तो दूसरी ओर पेमा गुल्लू को अपने हाथों में लेकर गेट से उस तरफ आ रहा था जिधर सिद्धार्थ और बाकी लोग बैठे हुए थे। पेमा गुल्लू को लेकर सिद्धार्थ के पास पहुंचा और वो उसकी बाहों से कूदकर सिद्धार्थ के पैरों के पास बैठ गया। सिद्धार्थ उसकी गर्दन सहलाते हुए रिया से बोला, मैडम मैं रुकूंगा नहीं, बस आप किसी से कहकर मुझे बस स्टैंड तक छुड़वा दें। खाना तो खाकर जाओ, रिया ने सिद्धार्थ से कहा। नहीं मैडम, अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, और वैसे भी मुझे 2 दिन बाद फिर आना है, तब आपसे मिलकर और खाना खाकर ही जाऊंगा। रिया ने सोचा शायद सिद्धार्थ को कोई जरूरी काम है तभी वो इतना निवेदन कर रहा है, तो उसने पेमा की ओर देखते हुए कहा, इन्हें ले जाकर आप बस स्टैंड तक छोड़ दीजिए, हम और अमन दूसरी गाड़ी से चले जाएंगे। और मैं? रिया के कानों में लोबो की आवाज पड़ी, जो पता नहीं कब आकर उसके पीछे खड़ा हो गया था। आज आप ड्राइव करोगे, जा करके गाड़ी निकालो, रिया ने उससे कहा और उठकर गेट की तरफ बढ़ गई और उसके पीछे पीछे अमन भी चल पड़ा। पेमा गाड़ी को धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ लेकर जा रहा था। सिद्धार्थ उसके बगल में बैठा था और गुल्लू पीछे की सीट पर लेटा हुआ था। कैसे हो सिद्धार्थ बाबू, आपकी तबीयत कैसी है? गाड़ी चलाते हुए पेमा ने सिद्धार्थ से पूछा। मैं ठीक हूँ, हल्का सा घाव था जो कि अब भर चुका है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। वो दोनों बातें कर रहे थे कि अचानक से दोनों को एक झटका महसूस हुआ। ऐसा लगा किसी ने पीछे से गाड़ी ठोक दी हो। पेमा ने गाड़ी का शीशा खोला और पीछे वाले ड्राइवर को गाड़ी साइड में लगाने को कहा। दोनों गाड़ियां किनारे जाके खड़ी हो गईं। पेमा ने सिद्धार्थ को गाड़ी में बैठे रहने का ही इशारा किया और खुद जाकर पीछे वाली गाड़ी के शीशे पर ड्राइवर के साइड से ठक ठक की। जब ड्राइवर ने कांच नीचे किया तो पेमा ने उसका चेहरा देखते हुए कहा, भाई साहब आप अंधे हैं क्या? वो ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि करणवीर का इलाज करने वाला डॉक्टर था, जिसके जिम्मे करणवीर के लिए वो सामान खोजना था जिससे उसके शरीर में फैल रहा जहर खत्म हो जाए। गलती हो गई, सॉरी, डॉक्टर ने पेमा से माफी मांगते हुए कहा। सॉरी गया तेल लेने, चुपचाप गाड़ी में से उतर और पैसे निकाल जो तूने इसका नुकसान किया है, पेमा आक्रोश दिखाते हुए बोला। पेमा ने जब उसके साथ इतनी सख्ती की तो उस आदमी ने अपना फोन निकाला और बिना कुछ बोले अपने फोन से करणवीर का नंबर डायल किया और बोला, सर मैं जल्दी में हूँ, मेरे नर्स ने मुझसे कहा है कि आपके उस आदमी को होश आने वाला है शायद, इसलिए मैं बहुत जल्दी में था और इन भाई साहब से मेरी गाड़ी टच कर गई है। आप इनसे बात करके इनको समझा दो और नुकसान के पैसे भेज देना। कहते हुए उसने अपना फोन पेमा को पकड़ा दिया। पेमा ने कान में लगाकर जैसे ही हेलो कहा, उधर से करणवीर की आवाज उसे सुनाई दी। मैं करणवीर बोल रहा हूँ, गाड़ी लेकर ITA शेरटन आ जाओ। उससे पहले वो कुछ बोलता कि पेमा ने फोन काट दिया और डॉक्टर से बोला, मैं इन्हें जानता हूँ, आप जाओ मैं बात कर लूंगा। उसके इतना कहने के बाद डॉक्टर ने अपनी गाड़ी साइड से निकाली और चला गया। पेमा भी आकर गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करने लगा
तो सिद्धार्थ ने उससे पूछा, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं सिद्धार्थ बाबू, बताता हूँ, कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। रॉबर्ट और सिंडिकेट के आदमी 2 दिनों से विक्रम की तलाश कर रहे थे। रॉबर्ट के अलावा और कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रॉबर्ट विक्रम को क्यों तलाश रहा है। लेकिन विक्रम के बारे में पूरे शहर में तो क्या, पूरे प्रदेश में कुछ पता नहीं चल रहा था। और पता चलता भी तो कैसे? विक्रम अपनी सहयोगी रानी के साथ दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलकर कहीं और जाने के लिए आनंद विहार बस स्टैंड की ओर बढ़ रहा था, जहां उसे अपने उस प्लान को अंजाम देना था जो उसने सिंडिकेट और पुलिस से बचने के लिए बनाया था। आखिर किसके होश में आने की बात की थी करणवीर के डॉक्टर ने? और क्या है विक्रम का सिंडिकेट से बचने का प्लान? क्या वो होगा कामयाब? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।